जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं आपके साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स जी शेयर कर रहा हूँ सो दैट आप इसको अगर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो आप उसको रिवाइज कर सकें। सो इस हवाले से जो हम पढ़ रहे थे दोज वर द क्रेडिट फैसिलिटीज़। क्रेडिट फैसिलिटीज़ में फ़ंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज़ की बात हो रही थी। सो पहले हम फ़ंड बेस्ड फैसिलिटी के ऊपर चलते हैं। लास्ट लेक्चर में रनिंग फाइनेंस और इससे पहले के टॉपिक्स को बड़ी डिटेल में आपके साथ मैंने डिस्कस किया था। अब उसको आगे फॉरवर्ड करते हैं, कैश फाइनेंस से बात करते हैं। तो रनिंग फाइनेंस वाज क्लियर। द सेकंड इज़ कैश फाइनेंस। कैश फाइनेंस और रनिंग फाइनेंस दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर। द ओनली डिफरेंस बिटवीन द टू इज़ दैट सीएफ या कैश फाइनेंस हम सीजनल प्रोडक्ट्स या सीजनल कमोडिटीज़ के हवाले से फाइनेंसिंग करते हैं या एडवांसेस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई कस्टमर हमारे पास लोन लेने आता है जो किसी एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड है, लेट्स से कि वो शुगर मैन्युफैक्चर करता है, तो ये क्योंकि एक सीजनल कमोडिटी है और इसके अंदर जो प्रोडक्ट निकलती है वो भी सीजनल है, उसको एक सर्टन टाइम के बाद, क्योंकि वो पेरिशेबल आइटम्स होती हैं मोस्टली, सो उनको एक सर्टन टाइम के बाद सेल भी हो जाना चाहिए। सो ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि या ऐसी फाइनेंसिंग जो हम एक सर्टन टाइम पीरियड के लिए करते हैं, सीजनल कमोडिटीज़ के हवाले से करते हैं, सीजनल प्रोडक्ट्स के हवाले से करते हैं, उनको हम कैश फाइनेंस लिमिट जो है वो एडवांस करते हैं। रिमेंबर द लास्ट लेक्चर विद इन विच आई हैड टोल्ड यू के सबसे पहली जो चीज़ है वो हमें कस्टमर से उसका पर्पज़ मालूम करना है। सो अगर जो उसका पर्पज़ होगा उसके अकॉर्डिंगली हम उसको फैसिलिटी जो है वो अलाउ करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से रिलेटेड है। लेट्स से एक शुगर मिल है, अब वो शुगर मिल को लोन क्यों चाहिए? देयर कैन बी अ लॉट ऑफ पर्पसेस, बट प्राइमरीली अगर हम उसकी वर्किंग कैपिटल के हवाले से बात करें, ये भी एक ऐसी फैसिलिटी है जो हम वर्किंग कैपिटल के लिए देते हैं। सो वर्किंग कैपिटल के लिए जो फैसिलिटी हम दे रहे हैं, अगर वो सीजनल प्रोडक्ट है, तो फिर उसको डे टू डे में जब चीज़ें कब रिक्वायर्ड होंगी, जब उसको रॉ मटेरियल ख़रीदना है। और शुगर मिल की अगर हम बात करें तो उसका रॉ मटेरियल है शुगर केन। कुछ जो कंपनीज़ हैं या जो मिल्स हैं वो बीट रूट से भी बनाती हैं, बट एट द वेरी एंड ऑफ द टेन्योर प्राइमरीली जो उनका रॉ मटेरियल है दैट इज़ द शुगर केन। अब शुगर केन जो है वो जब क्रॉप होता है तो इसका मतलब है वो अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में, और अगर वो जब हार्वेस्ट होता है तो वो उस टाइम पे अवेलेबल नहीं होता अनटिल इट गेट्स क्रॉप्ड। मार्केट के अंदर शुगर केन अवेलेबल होता है फ्रॉम नवंबर ऑनवर्ड, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि अगर कोई शुगर मिल आपसे जून में रॉ मटेरियल के लिए फाइनेंसिंग मांग रही है तो दैट पर्पज़ इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री, क्योंकि जून में तो शुगर केन अवेलेबल ही नहीं है। सो उसने कहाँ से वो ख़रीदना है, उसको क्यों रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है मार्केट में तो वो आपसे फाइनेंसिंग क्यों ले रहा है। तो इस हवाले से जो रॉ मटेरियल शुगर फैक्ट्री का, शुगर मिल का अवेलेबल है मार्केट में, दैट इज़ इन नवंबर। तो नवंबर में कंपनी आपके पास आती है, लेट्स से एक शुगर मिल कोई भी है, वो आपसे रॉ मटेरियल के लिए यानी कि शुगर केन ख़रीदने के लिए पैसा डिमांड करती है। नाउ द प्रोसेस इज़ के शुगर केन मार्केट में जो शुगर अवेलेबल होता है वो 4 से 5 माह के लिए अवेलेबल होता है। सो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, और बहुत कम ऐसा होता है कि वो मार्च के एंड तक चले। मिड ऑफ मार्च तक नॉर्मली शुगर फैक्ट्रीज जो हैं वो शुगर मिल्स बंद हो जाती हैं क्योंकि मार्केट में रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं होता। अब नवंबर में अगर हम उसको फाइनेंसिंग कर रहे हैं रॉ मटेरियल के हवाले से, तो हम उसको रनिंग फाइनेंस की बजाय, हालांकि वो दोनों दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक से मतलब क्या है कि ये भी वर्किंग कैपिटल नीड के लिए होता है, नंबर वन। नंबर टू, इसके ऊपर भी मार्कअप तब चार्ज होता है जितना आउटस्टैंडिंग होता है, ठीक है, और इसका भी बैलेंस फ्लक्चुएट होना चाहिए। तो वही कैरेक्टरिस्टिक हैं जो रनिंग फाइनेंस की हैं, एक्सेप्ट फॉर कि ये सीजनल कमोडिटी के लिए है। अब शुगर मिल नवंबर में जब शुगर केन अवेलेबल होता है तो वो शुगर क्रश करना शुरू करती है। जब वो क्रश करते हैं शुगर केन को, फिर उससे लिक्विड निकलता है, सुक्रोज कंटेंट अलग हो जाते हैं, बाकी जो उसके है जैसे मोलेसेस है और बगास है वो सेपरेट हो जाती है। तो बेसिकली सुक्रोज से ही जो शुगर है वो बनती है। तो वो लिक्विड को फिर बॉईल किया जाता है, आपने ये प्रोसेस शायद कहीं पढ़ा हो या देखा हो। वो बॉईल करने के बाद उसमें डिफरेंट केमिकल्स फिर मिलाए जाते हैं, क्रिस्टल्स बनते हैं, और वो जिसको हम शुगर कहते हैं। तो सब पहले जो भी शुगर मिल है वो अपने पास जो उसकी इक्विटी है, जो अपने पास पैसा है,
जो अपने पास उसके पास फंड्स अवेलेबल हैं उससे वो शुगर क्रश करना शुरू करती है, शुगर केन क्रश करना शुरू करती है और शुगर मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे दो सिनेरियोज बनते हैं। एक सिनेरियो ये है कि कुछ शुगर मिल्स ऐसी हैं जो होल्ड नहीं करती शुगर को, वो शुगर बनाती हैं और मार्केट में बेच देती हैं। नाउ दिस इज़ सिंपल के रॉ मटेरियल जो होगा वो सस्ता होगा इन कंपैरिजन टू द फाइनल प्रोडक्ट। जैसे शुगर केन वो प्रोसेस होगा, जब वो कन्वर्ट होकर चीनी उससे बनेगी तो चीनी की मालियत ज़्यादा होगी शुगर केन से। तो ऐसी मिल्स जो शुगर केन क्रश करके शुगर को होल्ड नहीं करती बल्कि मार्केट के अंदर इमीडिएटली सेल करती जाती हैं, तो ऐसी शुगर मिल्स नॉर्मली फाइनेंसिंग नहीं लेती क्योंकि उनके पास पैसा मौजूद होता है। वो जब चीनी सेल होती है तो उस अमाउंट से वो अगला रॉ मटेरियल या शुगर केन खरीद लेती हैं और इस तरह उनका प्रोसेस चलता रहता है। बट मोस्टली जो शुगर मिल्स हैं क्योंकि मार्केट के अंदर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, उसमें डिमांड सप्लाई पढ़ी है, जब मार्केट के अंदर सप्लाई ज़्यादा होती है और डिमांड एक सर्टन लेवल पे कांस्टेंट होती है तो मार्केट के अंदर उस प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो कम हो जाती है। मतलब डिमांड स्टेगनेंट है, स्टेबल है और सप्लाई बढ़ रही है, जैसा कि नवंबर में होता है कि हर शुगर मिल जो है वो शुगर केन से क्रश करके चीनी बना रही है तो चीनी की सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी। अब सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से उसकी प्राइस कम हो जाएगी। तो ज़्यादातर शुगर मिल्स क्या करती हैं, उस टाइम पे कुछ चीनी सेल करती हैं बट ज़्यादातर उसको होल्ड करती हैं ताकि जब शुगर क्रशिंग सीज़न ख़त्म हो जाए, यानी कि मार्च के बाद अप्रैल मई जून, उस टाइम पे अब चीनी क्रश नहीं हो रही, सप्लाई सेम रह गई या कांस्टेंट हो गई, या सप्लाई मार्केट में नई चीनी क्योंकि नहीं बन रही होती तो सप्लाई इज़ सेम और डिमांड कम ज़्यादा होती रहती है, जिसकी वजह से शुगर की जो प्राइस है वो बढ़ जाती है बाकी मंथ्स में इन कंपैरिजन टू नवंबर टू मार्च। सो नवंबर से मार्च के अंदर चीनी की प्राइस कम होती है और उसके बाद जब शुगर मैन्युफैक्चरिंग ख़त्म हो जाती है तो फिर चीनी की प्राइस बढ़ना शुरू हो जाती है। तो शुगर मिल्स उस टाइम पे मार्च के बाद जब चीनी की प्राइस ज़्यादा हो जाती है तब वो सेल करती है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि शुगर मिल ने क्रश की, चीनी बनाई और उसको होल्ड कर लिया। अब क्योंकि 4 माह पूरे साल में शुगर मिल ने चलना है तो उसकी कोशिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी चीनी जो है वो मैन्युफैक्चर कर ले, लेकिन क्योंकि चीनी वो सेल नहीं कर रहे, होल्ड कर रहे हैं फॉर लेटर पर्पसेस, तो उनके पास पैसे जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। इस वक्त पे फिर वो शुगर मिल बैंक्स के पास आती है कि हमें रॉ मटेरियल यानी कि शुगर केन ख़रीदना है, उसके लिए लोन दिया जाए या क्रेडिट फैसिलिटी दी जाए। अब इस सिनेरियो में क्या होता है कि शुगर जो कंपनी ने, मिल ने थोड़ी सी मैन्युफैक्चर की होती है, उसी को वो एज अ सिक्योरिटी बैंक को दे देते हैं कि कंपनी मिल ने शुगर मैन्युफैक्चर की अपने पैसों से और उसके बाद उसी शुगर को बैंक के पास एज अ सिक्योरिटी देते हुए मज़ीद लोन जो है वो डिमांड करते हैं। सो अब बैंक क्योंकि वो जो चीनी है उसको अपने पास सिक्योरिटी के तौर पे रखता है, जिसको हम प्लेज कहते हैं। हाइपोथिकेशन और प्लेज में आई बिलीव कि आपको डिफरेंस पता होगा, डिटेल में ऑब्वियसली पढ़ेंगे जब सिक्योरिटीज़ पे आएंगे, बट ब्रीफ सा कॉन्सेप्ट आपको बता दूं। हाइपोथिकेशन के अंदर जो पोजेशन होता है एसेट का, सिक्योरिटी का, वो कस्टमर के पास ही होता है, जबकि जब हम प्लेज की बात करते हैं तो प्लेज में जो भी सिक्योरिटी कस्टमर दे रहा है उसका फिज़िकल जो पोजेशन होता है वो बैंक के पास या लेंडर के पास होता है। अब चीनी बैंक के पास आ गई और बैंक उस चीनी को एज अ सिक्योरिटी रख के कस्टमर को लोन दे रहा है। अब क्योंकि ये पेरिशेबल आइटम है, बैंक इसको सालों साल तो नहीं रख सकता एज अ सिक्योरिटी, क्योंकि 1 2 3 साल बाद चीनी ख़राब हो जाएगी और जो सिक्योरिटी है वो तो रखी इस पर्पज़ के लिए गई थी कि अगर कस्टमर पैसे वापस नहीं करता, लोन वापस नहीं करता, तो ऐसी सूरत में इस एसेट को या सिक्योरिटी को बेच के अपना लोन रिकवर कर लिया जाए। लेकिन शुगर क्योंकि पेरिशेबल आइटम है, इसको एक लंबे अरसे के लिए एज अ सिक्योरिटी नहीं रखा जाता। यही वजह है कि बैंक आरएफ की बजाय उसको कैश फाइनेंस एक अलहदा से नाम देता है, जिस ताकि आइडेंटिफाई हो सके कि ये फैसिलिटी इस कस्टमर ने एक सर्टन पीरियड के बाद लाजमी एडजस्ट करनी है। एक दफ़ा आउटस्टैंडिंग वो जितनी मर्ज़ी लोन लेता रहे, मतलब एक दिन मिल ने
शुगर दी एज अ सिक्योरिटी और उसके अगेंस्ट लोन ले लिया, फिर दूसरे दिन भी ऐसा ही किया, तीसरे दिन भी ऐसा ही किया। बट एक सर्टन पॉइंट आएगा मार्च जबकि शुगर मैन्युफैक्चरिंग ख़त्म हो जाएगी। अब वो टाइम होगा जब कस्टमर को मज़ीद लोन एडवांस नहीं किया जाएगा, बल्कि कस्टमर की जो आउटस्टैंडिंग है उसको एडजस्ट किया जाएगा। अब कस्टमर से डिमांड किया जाएगा कि आपकी चीनी बन चुकी है, आपको लोन मिल चुका है, आप अपना फाइनल प्रोडक्ट बना चुके हैं, मज़ीद रॉ मटेरियल आपको नहीं चाहिए, अब इसको सेल करके हमारे पैसे वापस करना शुरू करें। ठीक है, सो इसलिए इसको एक सेपरेट अकाउंट रनिंग फाइनेंस की बजाय कैश फाइनेंस का नाम दिया जाता है, ताकि बैंक मॉनिटर कर सके कि ये लोन कब दिया गया था। क्योंकि ये सीजनल प्रोडक्ट है, सो नवंबर से मार्च तक बैंक की तरफ से पैसे जा रहे हैं, बैंक लोन देता चला जा रहा है अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ शुगर। और मार्च के बाद कस्टमर पैसे दे के मतलब लोन रीपे करता है और कुछ बैग्स रिलीज़ करवा लेता है बैंक से। नाउ इट्स ऑब्वियस कि जब कस्टमर ने पैसे वापस दे दिए तो बैंक वो सिक्योरिटी भी वापस करने का पाबंद है। सो कस्टमर बैंक को पैसे देता है, बैंक वो कुछ शुगर बैग्स जितने उसने पैसे वापस दिए होते हैं उसके अकॉर्डिंगली शुगर बैग्स रिलीज़ कर देता है, और कस्टमर वो शुगर बैग्स को फिर सेल करता है, और सेल करने के बाद मज़ीद बैंक को पैसे वापस करता है, बैंक मज़ीद शुगर बैग रिलीज़ करता है। सो बेसिकली ये एक प्रोसेस है कि पहले जो बैंक से पैसा जा रहा था और बैंक के पास शुगर एज ए सिक्योरिटी आ रही थी, अब कस्टमर लोन रीपे करता जा रहा है और बैंक उन शुगर बैग्स को कस्टमर को वापस करता जा रहा है। सो इस फैसिलिटी को हम कैश फाइनेंस कहते हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट फैसिलिटी हमारे पास मौजूद है दैट इज़ टर्म फाइनेंस। टर्म फाइनेंस एक ऐसा लोन या एक ऐसी क्रेडिट फैसिलिटी है जो एक सर्टन टाइम पीरियड के लिए दी जाती है, 1 साल, एक या 2 साल या 3 साल या 5 साल या 10 साल। सो इट डिपेंड्स अपॉन द पर्पस अगेन कि कस्टमर का या कंपनी का या जो आपसे लोन लेने आ रहा है उस बोरोवर का उसका पर्पस क्या है। लेट्स से उसका पर्पस है एक मशीन इंस्टॉल करनी है या किसी मशीन की रिपेयर करना है, या एक पूरा प्लांट ही नया लगाना है जिसमें पहले ज़मीन भी ख़रीदी जाएगी, फिर उसके बाद उसके ऊपर सारी फर्निशिंग होगी, फिर प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल की जाएगी, फिर उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट होगा। सो डिपेंडिंग अपॉन द पर्पस टर्म फाइनेंस उसको ग्रांट किया जाएगा, जिसका मतलब है कि स्ट्रेट अवे कस्टमर को रॉ मटेरियल के लिए फाइनेंसिंग नहीं की जा रही, बल्कि एक ऐसे प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंसिंग की जा रही है विच विल टेक टाइम। ठीक है, सो इस हवाले से हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं टर्म फाइनेंस को। शॉर्ट टर्म लोन्स मतलब 1 साल से कम के लिए जो दिया जाएगा या 1 साल तक जो दिया जाएगा। मीडियम टर्म जो 1 साल से लेके 3 साल तक दिया जाता है, और लॉन्ग टर्म जो 3 साल से ऊपर, जो 5 साल भी हो सकता है, 10 साल भी हो सकता है, 20 साल भी हो सकता है। लेट से अगर कोई जैसे डैम का प्रोजेक्ट है, नाउ डैम बिल्डिंग में टेक 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, सो इसके लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग है। बट अगर किसी कस्टमर को सिर्फ मार्केट अपनी जो फैक्ट्री है उसको रिफर्निश करना है या उसके अंदर कुछ रेनोवेशन करनी है, तो उसके लिए हो सकता है उसको सिर्फ 1 साल के लिए लोन चाहिए हो। ठीक है, सो पर्पज़ क्या है? टर्म फाइनेंस में बी फॉर कमर्शियल इंडस्ट्रियल पर्पजेज़, जिसका टेन्योर मुख्तलिफ हो सकता है, 1 साल हो सकता है, 2 साल हो सकता है, 5 साल हो सकता है, और लेकिन उसका जो पर्पज़ है वो वर्किंग कैपिटल नीड नहीं है, बल्कि वो एक सर्टन टाइम के लिए अपने पूरे फैसिलिटी को या अपने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को या अपनी मशीनरी को या अपनी बिल्डिंग को अपग्रेड करना चाहता है। ठीक है, सो ऐसा लोन जिसका पर्पज़ वर्किंग कैपिटल नीड फुलफ़िल करना नहीं है, बल्कि एक सर्टन टाइम पीरियड के लिए उसको लोन चाहिए, तो ऐसे पर्पज़ के लिए हम उसको टर्म फाइनेंस ऑफर करते हैं। फिर शॉर्ट टर्म है या वो मीडियम टर्म है या वो लॉन्ग टर्म है, इट डिपेंड्स अपॉन द नीड ऑफ द कस्टमर। अच्छा, यहाँ पे अब जो मैंने आपको रनिंग फाइनेंस में 3 कॉन्सेप्ट बताए थे, अवेलेबल लिमिट, आउटस्टैंडिंग लिमिट और रिमेनिंग लिमिट, या अप्रूव्ड लिमिट, आउटस्टैंडिंग लिमिट और रिमेनिंग लिमिट या अवेलेबल लिमिट। अब जब हम टर्म फाइनेंस की बात करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट 3 से 4 हो जाते हैं। पहला अप्रूव लिमिट का कॉन्सेप्ट वही है कि मैक्सिमम अमाउंट जो वो कस्टमर की अप्रूव हुई है, यानी कि वो कस्टमर मैक्सिमम अमाउंट जितना लोन बैंक से ले सकता है, दैट इज़ कॉल्ड अप्रूव्ड लिमिट।
द सेकेंड वन विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रनिंग फाइनेंस इज डिसबर्स्ड लिमिट. अब यहाँ पे अप्रूव्ड और डिसबर्स्ड में डिफरेंस है. अप्रूव्ड लिमिट लेट से एक कंपनी है जिसको अपनी पूरी फैक्ट्री नहीं बनानी है और वो अपनी उस पूरे पर्पस के लिए बैंक से 2 बिलियन का लोन अप्रूव करवा लेता है, तो 2 बिलियन उसकी अप्रूव्ड लिमिट हो गई. बट रिमेंबर, अब उसको 2 बिलियन इकट्ठा नहीं चाहिए. हो सकता है पहले उसे ज़मीन ख़रीदनी है या ज़मीन के बाद उसको फिर लेवल करना है, फिर उसके ऊपर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, फिर उसके बाद फर्निशिंग होगी. सो ये स्टेप बाय स्टेप उसको पैसा चाहिए. तो कस्टमर डिमांड करता है कि मैक्सिमम मेरी 2 बिलियन अप्रूव कर दें और उसमें से मुझे ट्रांचेस के अंदर लेट से 3 माह के बाद 200 मिलियन दे दें, उसके बाद उसके अगले 3 माह के बाद मज़ीद 300 मिलियन दे दें, उसके अगले 3 माह के बाद 500 मिलियन दे दें, डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द कस्टमर. तो क्या हो रहा है कि अप्रूव्ड लिमिट में से कुछ पोर्शन कस्टमर को क्रेडिट किया जा रहा है या कस्टमर को फिज़िकली कैश दिया जा रहा है कि 2 बिलियन में से लेट से 200 मिलियन कस्टमर के अकाउंट में डाल दिया गया. तो वो जो कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गया या जो कस्टमर को फ़ंड दे दिए गए, उसको हम कहते हैं डिसबर्स्ड लिमिट. फिर तीसरा जो कॉन्सेप्ट था आउटस्टैंडिंग अमाउंट, वो कॉन्सेप्ट वही है कि 2 बिलियन में से 200 मिलियन कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया. अब कस्टमर ने लेट से उसमें से सिर्फ अभी तक 50 मिलियन यूज़ किया, तो उसकी जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगी वो होगी 50 मिलियन. और अवेलेबल लिमिट कितनी होगी, वो सिंपली अप्रूव्ड लिमिट में से जब हम डिस्पर्स अमाउंट जो है वो माइनस कर देंगे या आउटस्टैंडिंग अमाउंट माइनस कर देंगे, तो जो लिमिट बच जाएगी वो कस्टमर किसी भी टाइम यूज़ कर सकता है. अब जो इंटरेस्ट चार्ज होगा, रिमेंबर रनिंग फाइनेंस पे जो इंटरेस्ट चार्ज होता था वो आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे होता था. टर्म फाइनेंस पे जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो डिसबर्स्ड अमाउंट पे होगा, ना कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे. जिसका मतलब ये है कि 2 बिलियन में से अगर कस्टमर को 200 मिलियन डिसबर्स कर दिया गया, अब कस्टमर चाहे तो 1 रुपया भी यूज़ ना करे और चाहे तो 200 का 200 मिलियन यूज़ कर ले, उसको जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो 200 मिलियन पे होगा. यानी कि वो पैसा जो बैंक कस्टमर के अकाउंट में डाल चुका है, कस्टमर अब उसको यूटिलाइज़ करे या ना करे, कस्टमर को इंटरेस्ट चार्ज होना शुरू हो जाएगा. सो द इंटरेस्ट इज़ एक्चुअली बीइंग चार्ज्ड ऑन the disbursed amount if we talk about term finance. नेक्स्ट फैसिलिटी जो फंड बेस्ड के हवाले से अवेलेबल है, दैट इज़ फाइनेंस अगेंस्ट ट्रस्ट रिसीट. यहाँ पे ये रिलेट करती है लेटर ऑफ क्रेडिट से. तो इसके लिए हम पहले कॉन्सेप्ट ले चुके हैं कि लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है और लेटर ऑफ क्रेडिट या चलें पहले हम लेटर ऑफ क्रेडिट को ही डिस्कस कर लेते हैं. लेटर ऑफ क्रेडिट इज़ बेसिकली अ नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी. ये डिफरेंस आपको पता है कि फ़ंड बेस्ड फैसिलिटी का मतलब ये है कि जिसमें बैंक का डायरेक्टली पैसा इन्वॉल्व है, फ़ंड इन्वॉल्व है, या बैंक कैश की सूरत में कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट कर देता है और कस्टमर स्ट्रेट अवे कैश को यूज़ कर सकता है. वेयर एज द नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी मीन्स कि बैंक सिर्फ कमिटमेंट कर रहा है, अंडरटेकिंग ले रहा है, गारंटी दे रहा है, बैंक का पैसा अभी इन्वॉल्व नहीं है. हो सकता है लेटर स्टेज पे हो जाए. जब वो लेटर स्टेज पे पैसा इन्वॉल्व होगा तब ये नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी कन्वर्ट कर दी जाएगी फंड बेस्ड फैसिलिटी में. तो इस हवाले से सबसे पहले है इम्पोर्ट लेटर ऑफ क्रेडिट या लेटर ऑफ क्रेडिट. सो लेटर ऑफ क्रेडिट आप पहले भी जानते हैं, एक ऐसी अंडरटेकिंग है जो इशूइंग बैंक यानी कि इम्पोर्टर का बैंक देता है एक्सपोर्टर को कि अगर इम्पोर्टर ने पैसे ना दिए, एक कंडीशन उसमें ज़रूर है, दैट डॉक्यूमेंट शुड बी क्लीन बाय द एक्सपोर्टर. सो अगर डॉक्यूमेंट्स क्लीन है तो ऐसी सूरत में इम्पोर्टर पाबंद है वो पेमेंट करने का. और अगर इम्पोर्टर पे नहीं करता तो ऐसी सूरत में इम्पोर्टर का बैंक यानी कि इशूइंग बैंक पे करने का पाबंद है. सो ये लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करने का मतलब है कि इम्पोर्टर का बैंक ये अंडरटेकिंग ले रहा है. अब लेटर ऑफ क्रेडिट की कुछ टाइप्स हैं, जिसमें से बेसिक टाइप, साइट और यूजेंस हैं. लेटर ऑफ क्रेडिट साइट क्या होती है? लेटर ऑफ क्रेडिट साइट से मतलब ये है अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय द बैंक to a foreign supplier at the request of a customer
to cover the purchase of goods. The document of the title to the goods are released to the customer against payment of related import bills. आप समझ लें कि ये एक किस्म की जो कैश डील जिसको हम कहते हैं, कैश डील से मतलब है कि डॉक्यूमेंट्स आप मुझे दें, आप चीज़ मैंने कोई ख़रीदी है, आप उसके मुझे डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं, तो मैं उसकी पेमेंट भी इमीडिएटली करने का पाबंद हूँ। ठीक है। सो लेटर ऑफ क्रेडिट एट साइट का मतलब ये है कि अगर ये एलसी इशू होती है साइट की और इम्पोर्टर वो एलसी साइट इशू करने के बाद एक्सपोर्टर को कहता है कि मेरी शिपमेंट जो है वो भिजवाएं और सारी डॉक्यूमेंटेशन मुझ तक पहुंचा दें। एक्सपोर्टर जैसे ही लेटर ऑफ क्रेडिट रिसीव करता है वो शिपमेंट जो भी उसको ऑर्डर मिला होता है इम्पोर्टर की तरफ से वो प्रिपेयर करता है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स उसके अगेंस्ट बनते हैं और वो डॉक्यूमेंट्स इम्पोर्टर को दे देता है। नाउ एज सून एज द इम्पोर्टर रिसीव दोज डॉक्यूमेंट्स एंड इफ़ दोज डॉक्यूमेंट्स आर क्लीन, तो ऐसी सूरत में जो इम्पोर्टर है वो विद इन 5 वर्किंग डेज पेमेंट करने का पाबंद है। सो दैट मीन्स के डॉक्यूमेंट्स जैसे ही इम्पोर्टर के पास पहुंचते हैं, अगर वो डॉक्यूमेंट्स क्लीन हैं तो इम्पोर्टर को अब उसकी पेमेंट जो है वो एक्सपोर्टर को करनी है, चाहे शिपमेंट अभी रास्ते में है या शिपमेंट पहुंच रही है, इस तरीके का प्रोसेस है। सो दैट इज़ कॉल्ड लेटर ऑफ क्रेडिट एट साइट। द सेकेंड फॉर्म ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट इज़ यूजेंस। यूजेंस के केस में ऐसा होता है कि जो एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर की जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है, जो डील हुई होती है, वो ये है कि आप मुझे शिपमेंट भेज दें, मुझे तक डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, वो शिपमेंट आ जाएगी और उसके एक सर्टन टाइम पीरियड के बाद, लेट्स से 30 डेज़ 60 डेज़, उतने दिनों के बाद जितना उनके दरमियान डिसाइड हुआ होगा और जितना लेटर ऑफ क्रेडिट में लिखा गया होगा, उतने सर्टन टाइम पीरियड के बाद इम्पोर्टर पाबंद होगा कि वो पेमेंट करें। जैसे लेट से वो लेटर ऑफ क्रेडिट में लिखा जाता है कि जब डॉक्यूमेंट्स आएंगे एक्सपोर्टर की तरफ से, उस डॉक्यूमेंट्स के आने के 60 डेज़ के बाद इम्पोर्टर उसकी पेमेंट करेगा। तो ऐसी एलसी को, ऐसे लेटर ऑफ क्रेडिट को हम लेटर ऑफ क्रेडिट यूजेंस के नाम से जानते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? देखें, ये तो मार्केट का जो नॉर्म्स हैं कि अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा सेलर्स हैं और बायर्स कम हैं, तो ऐसी सूरत में जो चलेगी वो नॉर्मली बायर्स की चलेगी। मतलब परफेक्ट कंपटीशन मौजूद है, बेतहाशा सेलर्स हैं और ख़रीदने वाले कम हैं, तो फिर सेलर्स को वो बात माननी पड़ेगी जो बायर्स कह रहे हैं। क्योंकि अगर बायर एक सेलर उसकी बात नहीं मानेगा तो वो दूसरे सेलर के पास चला जाएगा। सो मार्केट के मुताबिक अगर सेलर्स बहुत ज़्यादा हैं और बायर्स कम हैं, तो फिर ऐसे सिचुएशन के अंदर नॉर्मली यूजेंस की एलसी होती है कि आप मुझे चीज़ें भेज दें और मैं आपको 60 दिन के बाद, जिसको हम सिंपल स्लैंग लैंग्वेज में उधार का टर्म यूज़ करते हैं, क्रेडिट की टर्म यूज़ करते हैं। सो इट्स अ काइंड ऑफ क्रेडिट कि जी आप मुझे चीज़ें भेज दें, मैं आपको 60 दिन के बाद पेमेंट करूँगा। सो दिस इज़ लेटर ऑफ क्रेडिट यूजेंस। ऑन द अदर साइड अगर रिवर्स सिनेरियो है कि मार्केट में सेलर्स बहुत कम है और बायर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो ऐसी सूरत में नॉर्मली क्या होगा, लेटर ऑफ क्रेडिट एट साइट इशू की जाती है कि जैसे ही आपको डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे इमीडिएटली बायर या इम्पोर्टर पाबंद होगा कि उसकी पेमेंट करें। और अगर इससे भी ज़्यादा सिनेरियो टफ कर लें कि बायर्स बहुत ज़्यादा हैं और सेलर्स ऑलमोस्ट मोनोपली है, तो ऐसी सूरत में हो सकता है जो सेलर है या जो एक्सपोर्टर है वो एडवांस पेमेंट भी डिमांड कर ले कि मैं आपको चीज़ें तब शिप करूंगा जब आप मुझे एडवांस पेमेंट देंगे। सो इट डिपेंड्स अपॉन द सिनेरियो एंड द इम्पोर्टर एंड एक्सपोर्टर एंड द डील बिटवीन और द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इम्पोर्टर एंड एक्सपोर्टर। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन लेटर ऑफ साइट एंड लेटर ऑफ यूजेंस। अब लेटर ऑफ साइट में क्योंकि ये सिनेरियो है कि जैसे ही डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे इम्पोर्टर को उसकी पेमेंट करनी है, तो बैंक जब भी कोई क्योंकि लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक ने इशू किया होगा, सो जब भी कोई शिपमेंट आएगी तो वो शिपमेंट बैंक के नाम पे आएगी, यानी कि बैंक उसको
रिलीज़ करवा के शिपमेंट कस्टम से छुड़वाने का अहल होता है, और वो फिर उसके बाद चीज़ें कस्टमर के पास आती हैं। तो बैंक इस हवाले से किसी हद तक सेफ़ है कि अगर इम्पोर्टर पेमेंट नहीं करता तो इम्पोर्टर के बैंक ने तो करनी है, सो इम्पोर्टर के बैंक ने पेमेंट कर दी और इम्पोर्टर पे नहीं कर रहा, तो बैंक उन चीज़ों को कस्टम से रिलीज़ करवा के मार्केट में सेल कर देता है और अपना पैसा रिकवर कर लेता है। बट ऑन द अदर साइड जब हम यूजेंस की बात करते हैं, तो यूजेंस में जब चीज़ें कस्टम्स क्लियरेंस के लिए आ गई, अब ऑलरेडी ये टर्म्स हैं कि इम्पोर्टर ने तो पे ही 60 डेज़ के बाद लेट से या 90 डेज़ के बाद करना है, तो अब बैंक इतनी देर तक वो चीज़ें कस्टम के पास तो नहीं रह सकती। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि बैंक वो डॉक्यूमेंट्स कस्टमर के नाम पे इंडोर्स करके वो शिपमेंट कस्टमर ले लेता है, और उसकी पेमेंट का जब भी 60 डेज़ या 90 डेज़ जो भी एग्रीमेंट हुआ था, वो जब टाइम आएगा तो उसके बाद बैंक इम्पोर्टर से कहता है कि अब आप पेमेंट करें, आपका जो भी टाइम था, आपका एग्रीड कॉन्ट्रैक्ट था कि आपने 60 डेज़ के बाद पे करनी है, वो 60 डेज़ हो चुके हैं, नाउ इट्स द टाइम टू पे टू द एक्सपोर्टर। यहाँ पे बैंक का रिस्क ज़्यादा है। जैसे साइट में मैंने आपको बताया कि अगर इम्पोर्टर पे नहीं करता तो बैंक वो चीज़ें कस्टम से रिलीज़ करवा के उसको बेच देगा और अपना पैसा रिकवर कर लेगा। लेकिन यूजेंस में तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यूजेंस में तो ऑलरेडी चीज़ें इम्पोर्टर के पास जा चुकी हैं। अब बैंक के पास वो चीज़ें तो नहीं हैं जिनको वो बेच के अपना लोन रिकवर कर सके। तो ऐसी सूरत में बैंक एडिशनल सिक्योरिटीज़ डिमांड करता है। प्लस बैंक कस्टमर को यूजेंस के केस में ये कहता है कि जब डॉक्यूमेंट्स एक्सपोर्टर की तरफ से आ गए, अब अगर वो डॉक्यूमेंट्स क्लीन हैं तो आप एक्सेप्टेंस दें हमें कि आपको ये शिपमेंट मंजूर है। अगर आपको ये शिपमेंट मंजूर है तो आप ये भी कमिट करेंगे कि जब टाइम पीरियड पूरा होगा, यानी कि 60 डेज़ जो भी एग्री टर्म्स थी, उसके बाद आप पेमेंट देंगे। सो इसको हम टेक्निकली कहते हैं एक्सेप्टेंस। सो लेटर ऑफ क्रेडिट यूजेंस जब ओपन होती है, तो जब शिपमेंट आ जाती है, डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, तो बैंक कस्टमर से यानी कि इम्पोर्टर से डिमांड करता है कि आप हमें एक्सेप्टेंस दें। ये एक्सेप्टेंस कि आपको शिपमेंट कबूल है, और ये एक्सेप्टेंस कि आप जो भी आपकी एग्रीड टर्म्स हैं उस टर्म के मुताबिक आप एक्सपोर्टर को पे करेंगे। सो इसलिए लेटर ऑफ क्रेडिट यूजेंस जो है ये एक्सेप्टेंस के अगेंस्ट जो कस्टमर है, जो इम्पोर्टर है, उसको डॉक्यूमेंट्स हवाले किए जाते हैं ताकि वो कस्टम से जाके अपने जो भी शिपमेंट है वो रिलीज़ करवा सके। सो दैट इज़ लेटर ऑफ क्रेडिट साइट, लेटर ऑफ क्रेडिट यूजेंस एंड एक्सेप्टेंस। अब इसको यहाँ से ज़रा पढ़ लेते हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट यूजेंस जो लिखा हुआ है, अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय द बैंक टू अ फॉरेन सप्लायर एट द रिक्वेस्ट ऑफ अ कस्टमर टू कवर द परचेज ऑफ गुड्स। The documents of the title of the goods are released to the customer against acceptance of the related import bills against hypothecation or pledge of stocks. So that means कि कस्टमर जो बैंक का कस्टमर है, यानी कि जो जिसने लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करवाया हुआ है, जिसको हम इम्पोर्टर के नाम से जानते हैं, वो इम्पोर्टर एक्सेप्टेंस देगा बैंक को, और साथ में सिक्योरिटी के तौर पे, क्योंकि चीज़ें तो इम्पोर्टर के पास चली गई, साइट वाला केस तो नहीं है कि बैंक वो चीज़ें बेच सकता है। तो ऐसी सूरत में बैंक फिर एडिशनल चार्ज क्रिएट करवाता है, स्टॉक्स पे, प्लांट एंड मशीनरी पे, मॉर्टगेज करवा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क जितना वो कस्टमर पे लेना चाहता है। और फिर एक्सेप्टेंस क्या है? एक्सेप्टेंस इज़ अ प्रॉमिस टू पे अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सच एज बिल ऑफ एक्सचेंज और अ टाइम ड्राफ्ट ऑन द ड्यू डेट। If a bank accepts an instrument, it becomes banker's acceptance. So कस्टमर या इम्पोर्टर एक्सेप्ट करता है कि मैं ये जो भी एक्सपोर्टर ने बिल बना के भेजा है, जिसको हम बिल ऑफ एक्सचेंज कह रहे हैं, वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं इतने दिन के बाद जो भी उनके दरमियान टर्म्स हैं, मैं पाबंद हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं इसकी पेमेंट कर दूँगा। सो दैट इज़ बैंकर्स एक्सेप्टेंस। फिर इसी तरह नेक्स्ट इनलैंड लेटर ऑफ क्रेडिट है या इनलैंड लेटर ऑफ क्रेडिट यूजेंस है। ये
सेल्फ एक्सप्लेनेटरी इस तरह लिखा हुआ है, इसलिए लिखा हुआ है कि जब हम सिर्फ लेटर ऑफ क्रेडिट की बात करते हैं तो हम इसको फॉरेन लेटर ऑफ क्रेडिट से एज्यूम करते हैं। जैसे इंपोर्टर पाकिस्तान में है और एक्सपोर्टर यूएसए में है या यूके में है, सो इट इज़ फॉरेन लेटर ऑफ क्रेडिट। बट जब हम बात करते हैं कि एक ही विसिनिटी के अंदर है, जैसे पाकिस्तान के अंदर ही इंपोर्टर मौजूद है और पाकिस्तान के अंदर ही एक्सपोर्टर मौजूद है, तो इसको हम कहते हैं इनलैंड लेटर ऑफ क्रेडिट। तो जैसे इंपोर्टर लाहौर में है और लेट से कि जो सेलर है बायर लाहौर में है और सेलर जो है लेट से वो गुजरात में है और वो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर रहे हैं, सो दैट विल बी कॉल्ड इनलैंड लेटर ऑफ क्रेडिट। एंड सेम इज़ द केस विद एक्सेप्टेंस। द ओनली डिफरेंस बिटवीन what we had studied earlier in letter of credit site and use and send letter of credit site, inland letter of credit site, इसमें जो फ़र्क है वो सिर्फ ये है कि एक को हम फॉरेन लेटर ऑफ क्रेडिट की बात कर रहे हैं जिसमें एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर दो मुख्तलिफ बाउंड्रीज़, दो मुख्तलिफ नेशनैलिटीज़ के हैं या दो मुख्तलिफ नेशंस या कंट्रीज़ के हैं। जब हम इनलैंड की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि जो बाउंड्री है या जो कंट्री है वो सेम है। आई होप ये यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद हम कुछ फ़ंड बेस्ड फैसिलिटीज़ की बात करेंगे और फिर अगेन वी विल कम बैक टू द नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज़ लाइक गारंटीज़। टिल देन स्टे सेफ, जज़ाकल्लाह।